लेकिन जफर इस्लाम जी, उसके पहले आपके पास आते हुए फिर आप टिप्पणी कीजिएगा। जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं हम सब एक हैं और सेफ भी हैं। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है जफर इस्लाम जी, और मिल बैठकर आपसे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। ऐसा चित्रा जी, अभी मैंने किसी को कहा सुनते हुए कि हम लोग साथ हैं, हाँ, हम लोग मजबूर नहीं मजबूत है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अर्थमेटिक या मैथमेटिक्स में माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, प्लस 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 होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है। और इसीलिए दोनों कमजोर पार्टियां मिलकर नतीजा आपके सामने है। ये दोनों जुड़े थे, लेकिन कमजोर तो कमजोर ही रहता। माइनस पार्टियां, जनता ने उनको माइनस कर दिया है। अभी लाख का हम एक हैं और हम लोग साथ हैं और हम मजबूत है। मजबूत है तो कहाँ भाई नंबर बताओ, आंकड़े बताओ। सब जगह हारे हो तो आंकड़े किधर से है? फिर तुम्हारे जितने भी महाराष्ट्र में जितनी भी बातें आपने कही थी सब गलत साबित हुई, जनता ने आपको नकार दिया। ऐसे में ये जो कहें, लेकिन मैं आपको एक जगह होशवारी कर रहा हूं। अभी शिवसेना के स्पोक्स पर्सन जो कह रहे थे कि भाई हम एक साथ हैं, आगे लड़ेंगे इलेक्शन, किशोर भाई, लेकिन किशोर भाई बिल्कुल सही जानते, अच्छे से जानते हैं कि एमवीए का हिस्सा ही नहीं रहा। अभी वो बिल्कुल लात मार के जैसे बोलते हैं ना, आपको अच्छा नहीं लगता है बोलने में लात मार के, लेकिन जिस तरह से बोलते हैं ना लात मार के निकल जाना, वैसे उन्होंने शिवसेना और जो उबाटा जो है वो और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को मार के निकलने चाहती है, इसलिए कि दोनों का तालमेल ही नहीं है। और हम लोग बार बार कह रहे तालमेल नहीं, इसलिए ये सब दिक्कतें आ रही है और आगे भी आएंगे और ये साथ नहीं रहेंगे। अब ये इनका पतन शुरू हो गया। ताल और मेल दोनों की कमी है क्या? न ताल मिल रहा है, न मेल मिलाप हो पा रहा है। किशोर तिवारी जी, आप टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद में शाना एनसी जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। नहीं, एक बात मैं बताता हूँ। बम्बई में हमारे जो 10 सीटें आई और उस पे से उसका एनालिसिस हम करते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना ये सर्वव्यापक पार्टी बोल के बाहर आई है। हाँ, बाबा सिद्दीकी के मतदार संघ के अंदर ईशान हारना। अगर एमएनएस नहीं खड़ी होती ना राज ठाकरे की पार्टी, तो फिर आपका कितना बुरा हाल हो जाता मुंबई के अंदर भी। आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए किशोर तिवारी जी। अरे हमारे ही तो वोट लेके गए, वो क्या है, हमारे ही तो वोट लेके गए। अब शाना एनसी आई है, वो बेचारी बीजेपी की प्रवक्ता थी, फिर एकनाथ शिंदे की बनी, पर जमा नहीं ना, नहीं जमा उसका, नहीं जमा, नहीं जमाना, नहीं जमा। आप शांत बैठिए सर, आपकी नैया डूब चुकी है, आप मेरे बारे में टिप्पणी न करें। किशोर जी, आपको इतना अच्छा लगता है हर एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना, ये आपकी विशेषता है। जो सवाल चित्रा पूछ रही है, जो सवाल चित्रा पूछ रही है उसके ऊपर तो जवाब देने की हिम्मत कीजिए। ये उबाटा सेना की विशेषता है, कहीं पर निशाना, कहीं पर नहीं जमा, नहीं जमा। अरे उनके नए जमने में आप इतने क्यों खुश हो रहे हैं किशोर तिवारी जी? ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो पुराना गीत याद आ गया, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, वो कौन कौन से गम है जिसको छिपा रहे हो? अभी मैं कुछ बोलूं, मैं अब शाना एनसी जी की मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, उनका नहीं जमा या जमा, आप इतने खुश हुए जा रहे हैं। शाना एनसी जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। मलूक नागर साहब भी हमारे साथ हैं, पंकज जी भी जुड़ चुके हैं। बोले शाना एनसी जी। एक चीज खाली चित्रा जी 10 सेकंड बोलना चाहता हूँ कि शाना एनसी ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया, चित्रा जी जिस तरह का परफॉर्मेंस शाना एनसी ने दिखाया है, वो शायद इतिहास में किसी ने वैसा परफॉर्मेंस वहाँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दिखाया था। तो उनको उनका परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको बधाई देना चाहिए। किशोर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उतार दी थी ना आप लोगों ने जफर इस्लाम साहब उनको। ठीक है, शाना एनसी से जवाब ले लेती हूँ। शाना एनसी जी। धन्यवाद जफर जी। और जफर जी ने सही कहा, हमारा जो परफॉर्मेंस रहा, बीजेपी शिवसेना कंबाइंड कभी इतिहास में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया। शायद इस वजह से किशोर जी को इतनी अड़चन हो रही है। लेकिन उबाटा सेना को मैं 2-3 चीज पूछना चाहती हूँ। कहाँ है आपका हिंदुत्व? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप एक बार भी कांग्रेस से ये भुलवा सके कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे? एक बार भी नहीं। आपने सत्ता के मोह माया के लिए, हमें पता है कि लोकसभा में किसने आपको वोट दिया, कौन सा मुस्लिम दलित कंसोलिडेशन, और यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप।
ये हिंदुत्व है आपका, ये आपका चेहरा है कि सत्ता के मोह माया के लिए आप कोई भी हद तक जाएंगे, कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ, और वहां आप सिर्फ सत्ता के लिए एकजुट हो जाएंगे और फिर जैसे कुर्सी नहीं मिलती है तो फिर अचानक से आपको याद आता है कि आपने आपके विचारधारा को खो बैठा और अभी वो विचारधारा को वापस स्वीकार करें। चित्रा जी, सच्चाई ये है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ है, इसका मतलब है अनेकता में एकता। हर व्यक्ति ने सोचा, समझा और देखा कि एक तरफ उलेमा फतवा देती है, वो फतवा के साथ कहती है कि आपने एक कौम को वोट नहीं दिया और कौम के आधार पे वोट नहीं दिया तो हम आपको निकाल देंगे। वहां दूसरे तरफ प्रगति की राजनीति, वहां दूसरे तरफ आपके पास संजय राउत जो हर सुबह सिर्फ बयानबाजी और बवाल करना और नाना पटोले को जवाब देना, ये है उनकी एकजुटता और ये है उनकी सोच विचार। हिंदुत्व तो दूर की बात, उनको पता भी नहीं कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। चित्रा जी, हिंदुत्व का मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। जिस दिन आप वो स्वीकार करें तब आपको आगे बढ़ने के लिए जनता शायद स्वीकार करे। अभी तो जनता ने आपको नकारा है। ये ऐतिहासिक जीत, ये स्ट्राइक रेट आपको देखने मिला है क्योंकि प्रधानमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने जिस ढंग से काम किया उससे एक चीज स्पष्ट है कि जहां प्रगति वहां वोट। ठीक है, जहां आपने सिर्फ सत्ता के लिए बयानबाजी किया तो लोगों ने आपको नकारा। पंकज शर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, सफलता के बड़े सारे साथी होते हैं और जैसे ही असफलता हाथ लगती है उसके बाद देखिए, मतलब जो नाव में छेद हो जाती है तो उससे कूद कूद कर लोग भागने लगते हैं, कौन डूबेगा नाव के साथ। तो वही मौजूदा स्थिति हो गई है महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में। एक दूसरे पर निशाना साधना है, एक दूसरे को टारगेट करना है और छोड़ छोड़ के दूसरी तरफ रुख करना है। पंकज शर्मा जी। चित्रा जी, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि महाविकास अघाड़ी भी और इंडिया समूह के राजनीतिक दल भी, अगर ये अपनी ताल से ताल नहीं मिलाएंगे और अपने हाल से हाल नहीं मिलाएंगे तो आगे चलकर इनके लिए मुश्किल होगी। इनको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी गंभीर बात एक दूसरी है, वो ये है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होता है तो आयकर विभाग उसकी 1000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर लेता है, जोर शोर से उसको मीडिया में प्रचारित करता है। जब वो भाजपा शरणम गच्छामी हो जाता है तो ये संपत्ति रिलीज हो जाती है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। तो 2014 के बाद हमारे हुक्मरानों ने एक ऐसे अमृत काल का निर्माण किया है जिसमें राजनीति की, तंत्र की, समाज की, संस्कृति की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। हम अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ऐसी नजीरें कायम कर रहे हैं जिन्हें आने वाले समय में देख सुन के वो हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है उसके माथे पर कलंक का टीका लगाएंगे। तो ये एक बड़ी संजीदा बात है, ये एक संजीदा खतरा है, इस पर सारे देश के राजनीतिक दलों को ध्यान देना चाहिए। हमारे वर्तमान सत्तासीनों ने साल में देश को दिया क्या है? उन्होंने देश को विश्वास का संकट दिया। ये विश्वास के विचलन का दौर है, ये भरोसे का नहीं है, ये भ्रम का दौर है। विधायिका पर विश्वास कम हुआ, न्यायपालिका पर विश्वास दिखा, कार्यपालिका पर जो विश्वास है वो तो करीब करीब समाप्त हो गया है और मीडिया पर भी यकीन पूरी तरह पातालगामी हो चुका है। तो लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर विश्वास की ये जो लड़खड़ाहट का युग है, ये हमें जहां लेके जा रहा है वहां पहुंचकर देश की जो सूरत तैयार होगी किस पर वो विश्वास आपसे देखी नहीं जाएगी। किस पर विश्वास है पंकज शर्मा जी? हाँ, फिर किस पर विश्वास है? अगर चारों स्तंभ लड़खड़ा गए हैं तो किस पर विश्वास है? हाँ नहीं, चारों स्तंभ लड़खड़ा गए हैं, उन पर विश्वास कम हुआ है। और 10 साल में ये क्यों हुआ है, किन लोगों की वजह से हुआ है, किन तत्वों की वजह से हुआ है, किन कारणों की वजह से हुआ है, ये उस पर बड़े गंभीर विचार विमर्श का समय है। अगर अब भी हमने उसको नहीं किया और अपनी बुनियादी भूमिका का पुनरुद्धार इन चारों स्तंभों ने नहीं किया, चारों स्तंभों का जो अपराध है वो अक्षम्य माना जाएगा। सर, चारों स्तंभ जनता के बीच ही तो जाते हैं ना पंकज शर्मा जी। देखिए, जिस अजित पवार का मामला आप उठा रहे थे, इसको लेकर जनता के बीच गई थी महाविकास अघाड़ी। उनकी ओर से भ्रष्टाचार के आरोप बार बार लगाए जा रहे थे, इस बात को भी गिनाया जा रहा था। जो बातें आपने कही, मैंने सीधे नाम लेकर सवाल पूछ दिया, लेकिन जनता उसके बावजूद, देखिए अडानी का मुद्दा इस चुनाव में कितना ज्यादा उछाला गया था महाराष्ट्र में,
लेकिन वो काम नहीं करता है लोगों के बीच जाकर। या फिर अगर आप अडानी का मुद्दा या इस तरह के मामले, अब अजित पवार ने, आप सोचिए कहां शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें मिलती हैं, अजित पवार को 41 सीटें मिलती हैं। वही जनता दे रही है, और ये वही जनता है जैसे 5 महीने पहले अजित पवार को 1 पर लाकर खड़ा कर दिया था और शरद पवार 8 लोकसभा सीटों के साथ कितने आगे थे। तो हमें यह भी देखना होगा ना कि जनता किन मुद्दों पर लोकसभा में वोट डाल रही है, किन मुद्दों पर विधानसभा में वोट डाल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।